और बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली दंगे की जांच से जुड़ी एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। आज तक को मिली है उस एफआईआर की कॉपी जो जहांगीरपुरी में हुई हिंसा से जुड़ी हुई है। बिना मंजूरी के शोभा यात्रा निकालने वालों पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक हनुमान जयंती के अवसर पर जहांगीरपुरी इलाके में कुल 3 शोभा यात्राएं निकाली गई। पहली शोभा यात्रा सुबह, दूसरी दोपहर को और तीसरी शाम को निकाली गई। सुबह और दोपहर वाली शोभा यात्रा की मंजूरी ली गई थी, लेकिन शाम वाली की इजाजत नहीं ली गई थी। इसी शोभा यात्रा के दौरान दंगा हुआ। इस मामले में पुलिस ने वीएचपी बजरंग दल के दिल्ली जिला सेवा प्रमुख प्रेम शर्मा से पूछताछ की है। तो बिना मंजूरी शोभा यात्रा पर वीएचपी नेता से पूछताछ और वीएचपी पर ही एफआईआर नामजद दर्ज की गई है। बिना मंजूरी वाली शोभा यात्रा में ही ये दंगा हुआ था, ये बवाल हुआ था, जिससे पत्थरबाजी, तलवार लहराई गई थी। और जो सुबह हुई थी शोभा यात्रा, दोपहर को जो शोभा यात्रा हुई, उसमें इजाजत दिल्ली पुलिस से ली गई थी। तो दरअसल ये पूरा मामला शनिवार का, जब हनुमान जयंती के दिन इस पूरे इलाके में दंगा हुआ, वहां पर लोगों ने हथियारों का इस्तेमाल किया। आज तक के पास अब उस एफआईआर की कॉपी है जिसमें इस वीएचपी नेता के नाम से ये एफआईआर दर्ज की गई है, क्योंकि बिना मंजूरी शाम वाली शोभा यात्रा निकाली गई। प्रेम शर्मा और ब्रह्म प्रकाश, ये दो नाम जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, इन्होंने ही इस शोभा यात्रा को निकाला, इसकी अगुवाई की। और यही वजह है कि 188 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया है कि इजाजत के बगैर इस संवेदनशील इलाके में शाम को तीसरी यात्रा निकाली गई। और इस पूरे मामले पर वीएचपी नेता विनोद बंसल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। कल पता लगा कि विश्व हिंदू परिषद के ऊपर इसलिए एफआईआर दर्ज की गई है कि उसने कोई परमिशन नहीं ली या उसके कुछ एक आध कार्यकर्ताओं को डिटेन या अरेस्ट करने की भी कोशिश की है। ये निस्संदेह दुर्भाग्यपूर्ण और दिल्ली पुलिस की अपनी कार्यप्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाला है। और इस बीच बड़ी खबर इस दंगे से जुड़ी हुई। दिल्ली के जहांगीरपुरी में शनिवार को हुए दंगे में पुलिस को गुल्ली नाम के आरोपी की तलाश है। आरोप यह है कि इसी ने असलम को हथियार दिए थे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच 20 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी कर चुकी है। कल हमने देखा था कि एक बार फिर से इसी इलाके में संवेदनशील हालात बन गए थे, जब वहां पर महिलाओं ने पत्थरबाजी की थी। अब गुल्ली पर यह आरोप है कि इसी ने असलम को हथियार दिए थे। अब आपको जहांगीरपुरी हिंसा मामले में 3 वो अहम शख्स दिखा देते हैं जो इस पूरे मामले में मेन विलन बताए जा रहे हैं। कुल 23 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और जिस तरीके से अब ये पूरा मामला आगे बढ़ रहा है, लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। जहांगीरपुर हिंसा में अब तक क्या कुछ हुआ है ये आपको दिखा देते हैं। अंसार, जो कि मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, सोनू शेख, ये फायरिंग करता हुआ एक वीडियो में दिखाई दिया। असलम पुलिस पर फायरिंग करता हुआ वीडियो में नजर आया। इसी असलम को गुल्ली ने हथियार सप्लाई किए, जिसकी तलाश अब की जा रही है। लेकिन 23 आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी हुई है, जिसमें कल शूटर सोनू को पकड़ा गया है। जी हां, और आज सोनू को कोर्ट में पेश किया जाएगा। उधर 2 अन्य आरोपी अंसार और असलम की पुलिस रिमांड 2 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। क्राइम ब्रांच की टीम जांच कर रही है और 14 टीमें बनाई गई हैं। अब तक की जांच में ऐसे 3 किरदार, जी हां, यही वो 3 किरदार हैं जो सामने आए हैं। जहांगीरपुरी हिंसा का मुख्य आरोपी ये बताया जा रहा है सोनू शेख, जो कि फायरिंग करता हुआ दिखाई दिया। उसके अलावा दूसरा अंसार, जो कि मुख्य आरोपी है, और तीसरा किरदार असलम, और ये भी हिंसा के दौरान फायरिंग करने का इस पर आरोप लगा है।
नारेबाजी, पत्थरबाजी, आगजनी और फिर बर्बादी की ये तस्वीर। देश की राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में 16 अप्रैल को कुछ ऐसा ही मंजर था जब हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान दो समुदायों में हिंसा भड़क गई। जिस तरह से शोभा यात्रा पर पथराव हुआ, हिंसा हुई, ऐसे में ये सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं कि क्या जो कुछ हुआ उसे साजिश के तहत अंजाम दिया गया? अगर साजिश है तो कौन है जहांगीरपुरी का विलन? जहांगीरपुरी हिंसा में अब तक 24 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें दोनों धर्मों के लोग शामिल हैं। लेकिन इस हिंसा में सबसे बड़ा आरोपी बनकर सामने आया है सोनू उर्फ इमाम उर्फ यूनुस। सोनू जहांगीरपुरी दंगे का आरोपी। जहांगीरपुरी के कुशल चौक पर 16 अप्रैल की शाम नीले कुर्ते में गोली चलाता हुआ जो शख्स नजर आ रहा है वो सोनू है। दंगे के बाद वो फरार हो गया था, लेकिन कल दिल्ली पुलिस ने उसे मंगल बाजार इलाके से दबोच लिया। उसके पास से एक पिस्टल बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक उसने कुशल चौक पर फायरिंग के आरोप को कबूल कर लिया है। बताया जाता है कि सोनू चिकन का काम करता है। उसका पूरा परिवार पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। पुलिस उसके भाई सलीम को भी गिरफ्तार कर चुकी है। इस वीडियो के सामने आने के बाद जहांगीरपुरी दंगे में सोनू अहम आरोपी के रूप में सामने आया है। लेकिन सुनिए पूरे वाकये पर सोनू की मां क्या कह रही है। भीड़ में फंस गया, बोले हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो रहा, तो वो रोजा खुलने का टाइम हो गया, कोई बच्चा से वो ये छीन के वो गुस्सा में वो चलाने लग गया, तो किसी को चोट नहीं लगा, कुछ नहीं लगा। ऐसा धमकी दे रहा। जब बजरंग बली सब आया मानने को, तो हमारा लड़का उसको होते डर देने के लिए ऐसा ही बंदूक चलाया, तो वो उसमें नहीं था। काल के ऐसा ही वीडियो बना के कोई दुश्मनी करके वीडियो बना के छोड़ दिया। ये कहाँ पे है सोनू? अभी कहाँ के डर में कहाँ भाग गया पता नहीं। पुलिस वाला आके तो हमारा ऊपर से नहीं दे, छानबीन कर रहा खाली। जहांगीरपुरी की हिंसा ने दिल्ली को दहला कर रख दिया है। अब तक हिंसा भड़काने के आरोप में जिन जिन की गिरफ्तारी हुई है उनमें जाहिद, शहजाद, मुख्तार अली, मोहम्मद अली, आमिर, अक्सर, नूर आलम, जाकिर, अकरम, इम्तियाज, मोहम्मद अली, सलीम चिकना, अहीर, सौरभ, सूरज, नीरज, सुकेत, सुरेश और सुजीत को गिरफ्तार किया है। ये सभी जहांगीरपुरी के रहने वाले हैं। अरविंद ओझा, जहांगीरपुरी, दिल्ली, आज हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, देखिए कल भी हमने देखा था कि बेहद संवेदनशील वहां पर माहौल हो गया था जब वहां पर एक महिला को गिरफ्तार करने पुलिस पहुंची। पुलिस वालों पर पत्थरबाजी की गई, आरएएफ की तैनाती हुई। आज क्या स्थिति है? कुछ ताजा गिरफ्तारियां हो सकती हैं क्योंकि नए वीडियोज भी सामने आए। बिल्कुल, देखिए जो क्राइम ब्रांच की टीमें हैं वो लगातार अलग अलग इलाकों में दबिश दे रही हैं। इसके अलावा लोकल पुलिस भी लगातार अपना काम कर रही है, क्योंकि शुरुआती जो 14 गिरफ्तारियां थी और जो 2 नाबालिग पकड़े गए थे, सबसे पहले लोकल पुलिस ने ही पकड़ा था। लेकिन जिस तरीके के हालात यहां पर कल बने थे, उसके बाद यहां पर पुलिस ने अब कुछ नए तरीके अपनाए हैं इस पूरे इलाके की सुरक्षा के लिए। आप देखिए सामने हम आपको दिखाते हैं जहां पर लिखा हुआ है वे टू सेक्टर 1, यानी इस पूरे इलाके को दिल्ली पुलिस ने 5 सेक्टर में बांट दिया। ये है सेक्टर 1 और ये देखिए ये वो तमाम अधिकारी हैं जिसमें एक एडिशनल डीसीपी स्तर के, उनके नीचे एक एसीपी और तमाम फोर्स। इसके अलावा हम आपको दिखाते हैं दूसरी तरफ, ये देखिए वे टू सेक्टर 4। इस तरीके से अलग अलग तरीके से 5 सेक्टरों में पुलिस ने इसको बांटा है और हर सेक्टर में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है जो देख रेख करेंगे एडिशनल डीसीपी स्तर के अधिकारी। ये इसीलिए किया गया है ताकि हर सेक्टर को, जो 5 सेक्टर बनाए गए हैं, अगर कहीं कोई रेड होती है या कुछ होता है तो वो जो फोर्स है उस सेक्टर की पर्टिकुलर वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। दूसरा, लगातार उस इलाके में गश्त करना, उस इलाके में नजर रखना और साथ ही साथ उस इलाके में अमन बना रहे, इसलिए अमन कमेटी के लोगों से बात करके हालात सामान्य बनाने की दिशा में भी काम कर रही है पुलिस। तो ये सेक्टर्स के हिसाब में इसलिए पुलिस ने यहाँ पर चीजों को बांटा है ताकि गफलत न हो और अगर कहीं कोई स्थिति खराब होती है तो उसको कंट्रोल किया जा सके और साथ ही साथ सामान्य की तरफ हालात को बढ़ाने में मदद मिल सके। हिमांशु, मैं लौटूंगी आपके पास। मेरी सहयोगी अर्पिता आर्या भी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं जहांगीरपुरी से ही। अर्पिता, कल भी आप वहां पर मौजूद थी। कल की स्थिति और आज की स्थिति में आप कितना फर्क देख पा रही हैं?
बिल्कुल नेहा, कुछ तस्वीरें रख दूं सामने, उसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि कल की स्थिति और आज की स्थिति में यहाँ अंतर कितना है। यहाँ देखिए भारी डिप्लॉयमेंट आप देख रही हैं, पुलिस वाले यहाँ चारों तरफ आपको कितने नजर आ रहे होंगे। ये तस्वीरें मैं जल्दी आपको सारी ये तस्वीरें दिखा दें। यहाँ पर देखिए भारी तैनाती पुलिस बल की गई है। साथ ही साथ मैं अगर इधर दिखाऊं, क्योंकि यही वो चौराहा है, आपको अगर दिखाऊं तो वो देखिए, वो अगर दूर अगर आप देख पा रही हो तो वो मस्जिद और उसी के बगल में मंदिर, और वहीं से शोभा यात्रा की हुई थी शुरुआत। उसके बाद यही वो चौराहा जहां पर उपद्रव हुआ, जहां पर हिंसा हुई, जहां पर हमने तलवार और बंदूक चलाते लोग देखे, गिरफ्तारियां अब उसके बाद हुई हैं। लेकिन ये जो चौराहा है, इस चौराहे के चारों तरफ अगर आप नजर दौड़ाइए तो अंदाजा लगाइए किस तरीके की डिप्लॉयमेंट, किस तरीके की पुलिस की तैनाती यहाँ पर की गई है। एक तरफ मैंने आपको दिखा दिया, ये दूसरी तरफ भी देखिए, यहाँ पर भी पुलिस वाले कितनी भारी तादाद में आपको नजर आ रहे होंगे। कल से मैं आज महसूस कर रही हूँ कि पुलिस बल की संख्या यहाँ पर बढ़ाई जरूर गई है। एक इधर भी नजर डालिए, देखिए यहाँ पर भी बैरिकेड लगाया गया है। ये जो इलाका है इसके लिए कहा जाता है कि यहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाका है, यानी यहाँ पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है, और इसीलिए यहाँ पर आप देखिए बैरिकेड पूरी तरीके से रखा गया है। लोगों को निकलने के लिए अभी साफ तौर पर मना किया गया है कि किसी भी हालत में भी बाहर मत निकलिए, स्थितियों को भांपते और देखते हुए। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखिए, जो आगजनी हुई थी, जो वहां पर जो पथराव हुए थे, वो इधर यहाँ पर तबाही के निशान बहुत देखने को मिले थे। इस तरफ बताते कि हिंदू आबादी के लोग इस तरफ ज्यादा रहते हैं। यहाँ पर भी पुलिस की भारी तैनाती आप देख रही है। इस तरफ हालात इस तरीके के बने हुए हैं। महिला पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पर नजर आ रही, क्योंकि महिलाएं, आपने कल भी वो तस्वीरें देखी होंगी जब एक महिला को, जो कि सोनू की पत्नी थी, उनको जब गिरफ्तार करके ले जा रहे थे तो किस तरीके से महिलाएं जो हैं वो आगे आ रही थी, वो इस बात का विरोध कर रही थी, और वो उस समय भी पत्थरबाजी हुई थी, भारी हंगामा उस वक्त भी हुआ था। तो ये हालात जो बने हुए हैं, ये आगे और बुरे ना हो जाए, स्थितियों पर कंट्रोल रहे, नियंत्रण रहे, इसलिए भारी तैनाती आप मेरे देख रही है चारों तरफ पुलिस बल की गई है। अर्पिता और हिमांशु, हमारे दोनों सहयोगी इस वक्त जहांगीरपुरी में ही बने हुए हैं, लेकिन मामला अभी भी संवेदनशील बना हुआ है। इसी के मद्देनजर वहां पर पुलिस फोर्स को बढ़ाया गया है। लेकिन अब तक बात हमने सभी आरोपियों की, लेकिन दो अन्य आरोपी, उनकी अब बात कर लेते हैं, अंसार और असलम। आइए आपको अब इन दोनों के कच्चे चिट्ठे दिखाते हैं। जहांगीरपुरी हिंसा का आरोपी नंबर 1 अंसार। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में जहांगीरपुरी दंगे के मुख्य आरोपी अंसार का ये फिल्म पुष्पा वाला अंदाज चर्चा में है। 17 अप्रैल को जब रोहिणी कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था तो कोर्ट के गेट के बाहर मीडिया के सामने उसने फिल्म पुष्पा के मुख्य किरदार पुष्पा राज के स्टाइल में पोज दिया। यही अंसार एक जगह ये कबूल करता नजर आ रहा है कि वो दंगे का कसूरवार है। अंसार पर लगे आरोपों की तस्दीक जहांगीरपुरी हिंसा में जख्मी उमा शंकर दुबे भी कर रहे हैं। वो उस वक्त हनुमान शोभा यात्रा की अगुवाई कर रहे थे। हाँ, मैं जानता नहीं था, लेकिन वहाँ पे जो आवाजें आ रही थी कि अंसार भाई, इन्हें छोड़ना नहीं है, इन्हें जान से मार देना है। अंसार के हाथ में डंडा या कुछ ऐसा हॉकी टाइप का कुछ था है। तो मैंने अंसार को बोला भी कि अंसार ये क्या करवा रहा, निहत्ते हैं। उससे मैंने इतनी देर में उसने मेरा हाथ छुड़ा के वो दूसरी तरफ भागा, तब तक मेरी गर्दन पे तलवार से पीछे से किसी ने वार किया। उसने बोला कि जो किया है उसे तो भुगतना पड़ेगा। ये अंसार के शब्द थे? अंसार के शब्द थे। हाँ, ये बोल के वो दूसरी तरफ भागा, पीछे से मेरे पर हमला हुआ, और पुलिस वाले ने, एक पुलिस वाले थे वहाँ पे, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के तुरंत खींचा अपनी तरफ को। अंसार को गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस ने उसकी कुंडली खंगाली तो खुलासा हुआ कि वो इलाके का हिस्ट्री शीटर है। 20 फरवरी 2009 को दिल्ली पुलिस ने अंसार का डोसियर तैयार किया था। डोसियर के मुताबिक जहांगीरपुरी की झुग्गी बस्ती में 1980 में पैदा हुए मोहम्मद अंसार को 13 साल पहले पहली बार चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया था। डोसियर के मुताबिक इसके खिलाफ 7 FIR दर्ज हैं। उस पर सरकारी कर्मचारी पर हमला करने और सरकारी काम में बाधा डालने का भी आरोप है। अंसार पेशे से कबाड़ी है और 4वीं कक्षा तक पढ़ा है। दंगे के दूसरे आरोपी असलम पर भी 2020 में कुछ मामलों में केस दर्ज हुआ था। अंसार की कई सारी तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें उसकी दबंगई नजर आ रही है। देखिए वो कैसे BMW कार के बोनट पर टांग रखकर पोज मार रहा है।
विक्ट्री का साइन बनाती हुई उंगलियों में सोने की मोटी मोटी अंगूठियां हैं। गले में सोने की मोटी चेन भी है। इस तस्वीर में अंसार किसी ऑफिस में बैठा है। यहाँ भी उसका दबंगई वाला पोज है। उंगलियों में सोने की मोटी मोटी अंगूठियां और गले में भारी भरकम सोने की चेन पहने हुए है। आरोप है कि अंसार को एक दिन पहले ही शोभा यात्रा की जानकारी मिल गई थी और हिंसा भड़कने से पहले वो शोभा यात्रा में शामिल लोगों के साथ बहसबाजी में शामिल था। इसके बाद उसने हिंसा के लिए लोगों को उकसाया। जहांगीरपुरी हिंसा का आरोपी नंबर 2 असलम। जहांगीरपुरी हिंसा का मोहम्मद असलम दूसरा मुख्य आरोपी है। हिंसा के दौरान दिल्ली पुलिस के एसआई मेधालाल को गोली लगी थी। पुलिस का कहना है कि ये गोली मोहम्मद असलम ने चलाई थी। उसके पास से पिस्टल भी बरामद कर ली गई है। अंसार की तरह असलम भी पुराना हिस्ट्री शीटर है। उस पर 2020 में एक मामला दर्ज हुआ था। कल आरोपी अंसार और असलम को रोहिणी कोर्ट में पेश किया गया। दोनों की पुलिस कस्टडी को 2 दिन और बढ़ाई गई है। तेजश्री के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। तो दिल्ली पुलिस पर बड़ा आरोप लगा है कि जहांगीरपुरी हिंसा पर कार्रवाई एक तरफा हो रही है। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना से आज तक ने एक्सक्लूसिव बात की। ये प्रोसेशन जो हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में निकला था, उसकी जो टेल थी, वहाँ पे 2 ग्रुप्स के बीच में कुछ ऑल्टरकेशंस हुए। उसके बाद ये पत्थरबाजी शुरू हुई और मामला उसके बाद बिगड़ा। एक्चुअल वजह क्या थी, इसको जानने के लिए इन्वेस्टिगेशन पूरा होना ज़रूरी है। बट इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि बहुत कोई बड़ी बात नहीं थी। 2 ग्रुप के बीच में किस बात को लेके झगड़ा हुआ है, ये हम तफ्तीश पूरी होगी तभी पता चल पाएगा। अभी लोगों का इंट्रोगेशन चल रहा है। हमारे पुलिस अधिकारी जो वहाँ मौजूद थे, उनसे भी बातचीत की गई है। तो उन्होंने जो चीज़ बताई है उसके हिसाब से बहुत मामूली बात पे झगड़ा शुरू हुआ है। ये बिल्कुल गलत बात है। हमने जितने लोगों को अरेस्ट किया है उसमें दोनों पक्ष के लोग हैं। जिन लोगों ने वहाँ पे हुड़दंग किया या कायदा अपने हाथ में लिया, वो किसी भी पक्ष के नहीं हो। हम तो उनको जो आरोपी के तौर पे ट्रीट करते हैं और उसी तरह की कानूनी कार्रवाई आगे करते हैं। पक्ष हो या धर्म हो या जाति हो, इस आधार पे इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है। एविडेंस के आधार पे इन्वेस्टिगेशन होता है। उनकी जो मेडिकल हालत है वो ठीक है, इलाज हो रहा है, स्वस्थ हैं वो लोग, मानसिक तौर पे भी और फिजिकली भी। उनसे जो मेरी बातचीत हुई तो वहाँ से फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन प्राप्त की है। जो झगड़ा हुआ उसको उन्होंने किस तरह से हैंडल किया। मैं ये कहना चाहूँगा कि उस वक्त जो भी अधिकारी और फोर्स वहाँ पे थी, उन्होंने सबसे बढ़िया काम ये किया कि दोनों पक्षों को दूर किया और बीच में खड़े होके किसी भी एक पक्ष को दूसरे पक्ष को नुकसान पहुंचाने के लिए रोकने की पूरी कोशिश की। दूर से पत्थरबाजी हुई, दूर से बॉटल थ्रोइंग हुई, फायरिंग भी दूर से ही हुई और जो भी इंजरी हुई खुद पुलिस कर्मियों ने अपने ऊपर लिया, अपने ऊपर झेला। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अर्पिता आर्या मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, वहीं हिमांशु भी हमारे साथ है। सबसे पहले हिमांशु का रुख करेंगे। हिमांशु, देखिए, पहले दिल्ली पुलिस पर यह आरोप लगा कि उन्होंने एक तरफा कार्रवाई की, सिर्फ एक समुदाय विशेष के लोगों को गिरफ्तार किया। उस पर राकेश अस्थाना की सफाई हमने सुन ली। दूसरा आरोप उन पर यह लगा कि परमिशन ली गई थी, लेकिन बाद में स्पष्टीकरण यह आया कि सिर्फ सुबह और दोपहर के लिए परमिशन ली गई और शाम के लिए नहीं ली गई। जी बिल्कुल, देखिए, जो स्पष्टीकरण आया उसमें क्लियर हो गया कि जिस शोभा यात्रा के दौरान हिंसा हुई उसके लिए परमिशन नहीं मिली थी, उसके बावजूद वो शोभा यात्रा निकली। और सवाल ये उठता है कि अगर वो शोभा यात्रा निकली और परमिशन नहीं था तो क्या यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर जो थाना है उसके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं थी कि शोभा यात्रा निकलेगी? और अगर शोभा यात्रा निकल रही थी तो क्या दिल्ली पुलिस ने उस तरीके के इंतजाम यहाँ पर किए थे कि अगर इस तरीके के हालात बनेंगे तो उससे कैसे निपटा जाएगा? वो तो गनीमत रही
ही कि उतना नुकसान नहीं हुआ। जिस तरीके से अचानक से माहौल खराब हुआ था, जिस तरीके की पत्थरबाजी हुई, गोलियां चली, जो पुलिस वाले हैं वो उन्होंने उसको कंट्रोल करने की कोशिश की और दोबारा पुलिस ने इस पूरे इलाके को कम से कम इस तरीके से मैनेज किया कि वो हिंसा दोबारा यहां पर नहीं हुई और किसी तरीके की जान के नुकसान नहीं हुआ। अब पुलिस इस मामले में टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर नेहा आगे बढ़ रही है। अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जो कुछ भी हुआ, जब अंसार वहां पर पहुंचा तो क्या उसे बुलाया गया था, किस तरीके से वो वहां पर पहुंचा, क्योंकि उसके साथ 3-4 लोग और थे। तो अंसार इस वक्त पुलिस कस्टडी में है। देखिए, इस वक्त वो रिमांड पर है, 2 दिन की रिमांड उसकी अभी मिली हुई है और यही पुलिस समझने की कोशिश कर रही है। और जो कुछ भी बयान अंसार के जरिए पुलिस को जो भी डिटेल मिल रही है, उसके आधार पर पुलिस आगे इन्वेस्टिगेट कर रही है और टेक्निकल एविडेंस जुटा रही है, क्योंकि कोर्ट में इन चीजों को बयान को साबित करने के लिए पुलिस के पास सबूत भी चाहिए। आपके पास अर्पिता भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अर्पिता, कल आपने एक चश्मदीद से बात करी थी, वो क्या कुछ बता रहा था? क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग बातें कह रहे हैं, ऐसे में चश्मदीद का क्या हवाला था? बिल्कुल नेहा, कल जब हमने उससे बात की तो अगर आप देखेंगे तो मैं आपको दिखा दूं, ये जो फर्नीचर की दुकान दिख रही है, इसी फर्नीचर की दुकान में वो काम करता था। उस समय अचानक से, क्योंकि देखिए आपको दिख रहा होगा मस्जिद और मंदिर, वहां जो आरोप लग रहे हैं, अब जो कई लोग हैं वो ये बात कह रहे हैं कि कुछ लोग मस्जिद में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, वहां झंडा फहराने की कोशिश कर रहे थे। इन आरोपों का खंडन भी हुआ है, लेकिन जो स्थितियां बनी वहां से शोभा यात्रा जब शुरू हुई, क्योंकि ये भी कहा गया कि 2 शोभा यात्राओं की परमिशन थी, तीसरे की थी नहीं। विप वाले कह रहे हैं कि जब नहीं थी तो इतनी पुलिस बल वहां तैनात कैसे थी अगर हमें परमिशन नहीं थी। तो ये सारी बातें कही जा रही है, जांच हो रही है, जांच के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन देखिए, यहीं से शोभा यात्रा जो है, मंदिर और मस्जिद आप देख रहे हैं, यहीं से शोभा यात्रा की शुरुआत हुई थी। ये फर्नीचर की जो दुकान अभी आप देख रहे हैं, शटर जो शख्स उठा रहा है, यही वो शख्स था जिससे कल हमने बात की थी। इसने कहा कि ये यहाँ बैठकर काम कर रहा था। अचानक से 1700 से 1800 लोग यहाँ पर हुजूम उनका जम जाता है और उसके बाद नारेबाजी होनी शुरू हो जाती है दोनों ही तरफ से। और अचानक देखते ही देखते पहले बहस होती है, फिर कहासुनी होती है और उसके बाद पत्थर चलने लग जाते हैं। उसने ये कहा कि उसने गोलियों की तो आवाज उस वक्त नहीं सुनी थी, लेकिन उसने ये कहा कि वहां भीड़ बहुत हो गई थी, सब नारेबाजी कर रहे थे और सारे वहां जो है एक दूसरे से झड़प करते हुए, और संख्या जो थी अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई। यही वो शख्स है जिससे हमने बात की थी। सर एक सेकेंड भैया, एक सेकेंड कल इनसे ही मैंने बात की थी जो चश्मदीद थे। और एक सेकेंड, तो देखिए ये कल इन्होंने बात की थी, हालांकि इनसे जो टीमें पहुंची थी उन्होंने भी इनसे बाकायदा बात की, इनसे पूछा कि क्या उन्होंने अपनी आंखों से देखा, क्योंकि चश्मदीद ये बता रहे हैं कि ऐसा कभी यहाँ हुआ नहीं, कभी किसी प्रकार का कोई विवाद यहाँ नहीं हुआ, ऐसे ही शांति से शोभा यात्रा निकलती रही। क्योंकि देखिए यही मिसाल है भारत की, मंदिर और मस्जिद बगल में होते हैं लेकिन कभी कोई यहाँ पर ऐसे स्थितियां पैदा नहीं हुई जो स्थितियां हमने हनुमान जयंती के दिन देखी। अर्पिता और हिमांशु, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिएगा क्योंकि हालात वहां पर अभी भी गंभीर बने हुए हैं। इसी के मद्देनजर वहां पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। लेकिन जहांगीरपुरी हिंसा का सच जानने के लिए फोरेंसिक सबूतों को खास तौर पर खंगाला जा रहा है। क्राइम ब्रांच की 14 टीमें इस मामले की जांच में जुटी हैं। इलाके की सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। दिल्ली के जहांगीरपुरी की गलियों में फोरेंसिक टीम दंगों से जुड़े पूरे सबूत जुटाने के लिए खाक छान रही है। खास तौर पर फोकस उन इलाकों पर है जहां छतों से पथराव हुआ। इस पूरे हंगामे की शुरुआत सी ब्लॉक मस्जिद के सामने वाली रोड से ही हुआ था, जहां का एक वीडियो सामने आया है जिसमें भीड़ मरने मारने पर उतारू दिख रही है। इस भीड़ में मौजूद लोगों के हाथों में तलवार और डंडे थे। पूरा हंगामा ही मस्जिद के आसपास हुआ। ऐसे में फोरेंसिक टीम मस्जिद के आसपास के पूरे इलाके से ही सबूत इकट्ठे कर रही है। खास तौर से मस्जिद के आसपास के उन गलियों में मौजूद घरों में जा रही है जहां से पथराव हुआ था। फोरेंसिक टीम उस मस्जिद के अंदर भी पहुंची जिसके सामने वाली सड़क पर यह पूरा हंगामा शुरू हुआ था।
मस्जिद में मौलवी से बातचीत के बाद वो अंदर गए और वहां उन्होंने इस हंगामे से जुड़े सबूत तलाशने की कोशिश की। दिल्ली दंगों में सड़कों पर जो हंगामा, जो पथराव हुआ, उसके करीब 150 वीडियोज दिल्ली पुलिस के पास हैं। इनमें से ज्यादातर हम आपको दिखा भी रहे हैं, लेकिन छतों से पथराव होने की घटना ने दिल्ली पुलिस को सुरक्षा के लिहाज से काफी परेशान किया है। इसी वजह से फॉरेंसिक टीम भी लगभग सभी घरों की छतों पर जाकर सबूत इकट्ठे कर रही है। सीसीटीवी फुटेज और दूसरा जो डिजिटल एविडेंस अवेलेबल है उसके एनालिसिस चल रही है। उसके आधार पे अभी कुछ और लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है जिनकी धरपकड़ की जाएगी और कस्टोडियल इंटरोगेशन किया जाएगा। फॉरेंसिक टीम काफी देर तक इस इलाके में उन घरों में रही जहां की छतों से पत्थर और बोतलें फेंकी जा रही थीं। वहां उनको कई सबूत मिले जो वो अपने साथ ले गए। फॉरेंसिक टीम के आने से पहले दिल्ली पुलिस की टीम भी यहां पहुंची थी, जो हिंसा में शामिल संदिग्ध लोगों को पूछताछ के लिए लेने आई थी। इनमें कुछ महिलाएं भी थीं। महिलाओं को ले जाने की कार्रवाई के दौरान यहां हंगामा शुरू हो गया। हालांकि ये पथराव कुछ देर के लिए ही हुआ। पुलिस की मुस्तैदी की वजह से उन्होंने तुरंत इस पर काबू पा लिया। पत्थरबाजी इतनी कोई सघन नहीं हुई है। पुलिस टीम गई थी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और एक दो पत्थर फेंके गए थे उनके ऊपर, और इससे पुलिस विचलित नहीं होती है। हमारा काम है इन्वेस्टिगेशन करना, तथ्य को बाहर लाना, एविडेंस कलेक्ट करना, और इसमें कोई भी रुकावट होती है तो उस रुकावट के विरुद्ध भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। कितनी फॉरेंसिक की टीमें लगाई गई हैं सर? 4 फॉरेंसिक टीम आज गई थी जगह जहां पे ये वारदात हुई है उसको एग्जामिन करने के लिए। क्राइम ब्रांच के पास इन्वेस्टिगेशन है। उन्होंने करीब 14 टीम्स बनाई हैं डिफरेंट ऑफिसर्स के तहत, और वो डिफरेंट एंगल से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। सर एक चीज फिलहाल इस पूरे इलाके में पुलिस फोर्स की भारी मौजूदगी है। हालांकि माहौल अभी शांत है, लेकिन दिल्ली पुलिस कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। तो दिल्ली में हिंसा के बाद अब पड़ोसी राज्य यूपी भी सतर्क हो गया है। दरअसल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त फरमान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि थानाध्यक्ष से एडीजी तक 24 घंटे के भीतर क्षेत्र के धर्मगुरुओं से संवाद बनाएं, उनसे बातचीत करें। धार्मिक कार्यक्रम, पूजा पाठ निर्धारित स्थान पर ही हो, जो निर्धारण किया गया है वहीं पर हो। सड़क बाधित कर कोई धार्मिक आयोजन ना किया जाए, परिसर के बाहर ना जाने पाए माइक की आवाज। ये तमाम फरमान सीएम की ओर से। बगैर अनुमति ना निकले शोभा यात्रा, धार्मिक जुलूस, आयोजक से शांति और सौहार्द कायम रखने का शपथ पत्र लिया जाए। थानाध्यक्ष से लेकर कमिश्नर तक के अवकाश निरस्त कर दिए गए हैं। छुट्टी पर गए अफसरों को 24 घंटे में लौटने के निर्देश दे दिए गए हैं। तमाम फरमान सीएम योगी की ओर से जारी किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में अचानक कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। सरकारी आंकड़ों में तो दिल्ली में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट आधा फीसदी से बढ़कर करीब 5% पर पहुंच गया है। वहीं लोकल सर्कल के एक सर्वे के मुताबिक बीते 15 दिन में लोगों की जानकारी में कोरोना के मामले 500% तक बढ़ गए। कोरोना की विदाई का इंतजार कर रहे लोगों की ये मुराद पूरी होने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल अब देश की राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। सरकारी आंकड़े तो इसकी तस्दीक कर ही रहे हैं। साथ ही लोगों का भी कहना है कि उनके आसपास और जान पहचान में अचानक से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। लोकल सर्कल के एक सर्वे में दावा किया गया है कि दिल्ली एनसीआर में अपने करीबी सोशल नेटवर्क में किसी को कोविड होने की सूचना देने वाले लोगों की संख्या बीते 15 दिनों में 500% बढ़ी है। दिल्ली एनसीआर के करीब 19% लोगों ने अपने करीबी नेटवर्क में एक या एक से ज्यादा लोगों को पिछले 15 दिनों में कोरोना संक्रमण होने की बात कही है। लोगों के इस खुलासे से हड़कंप मचना तय है। वैसे भी दिल्ली में चंद दिनों में ही टेस्ट पॉजिटिविटी रेट यानी टीपीआर आधी फीसदी से बढ़कर 5% पर पहुंच गया है।
जानकारों के मुताबिक संक्रमण की ये रफ्तार डराने का काम कर रही है। कोविड का वेरिएंट है, न्यू वेरिएंट जितने भी आ रहे हैं, इनमें इन्फेक्शन रेट और इनकी क्षमता, इन्फेक्शन करने की क्षमता बढ़ती जा रही है, लेकिन इनकी सीवियरिटी थोड़ा कम हो रही है। सीवियरिटी, लेकिन तब भी ये इन्फेक्शन खासकर ओल्ड एज पीपल, जिनकी 60 से ज़्यादा एज है, जिनको किडनी प्रॉब्लम है, लीवर डिजीज़ है, ब्रेन अटैक है या फिर हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, उनके केस में ये खतरनाक हो सकता है। लोकल सर्कल के सर्वे में लोगों से कई तरह के सवाल पूछे गए थे। सर्वे में लोगों से सवाल पूछा गया कि दिल्ली एनसीआर में आपके कितने नजदीकियों को 15 दिनों में कोरोना हुआ है। तो लोगों के जवाब के मुताबिक 70% ने कहा कि पिछले 15 दिनों में उनकी जानकारी में कोई कोरोना संक्रमित नहीं हुआ। 11% ने कहा कि 1 या 2 लोग कोरोना की चपेट में आए हैं। 8% ने अपने नजदीकियों में 3 से 5 लोगों को कोरोना संक्रमण होने का दावा किया है। सर्वे के अलावा जिस तरह से सरकारी आंकड़ों में भी कोरोना के मामले बढ़े हैं, उसे देखते हुए फिर से मास्क लगाने की सलाह दी जा रही है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की जरूरत पर भी जोर दिया जा रहा है। लगातार बढ़ते केसेस को देखते हुए मास्किंग को पॉलिसी बनाना होगा, क्योंकि ये एक पब्लिक हेल्थ की जरूरत है और इसकी इंप्लीमेंटेशन से मास पॉपुलेशन की सेफ्टी इंश्योर की जा सकती है। हम कितना भी वैक्सीनेशन को स्पीड अप कर लें, लेकिन वैक्सीनेटेड लोगों में भी री इन्फेक्शन का खतरा, नए वेरिएंट के इन्फेक्शन का खतरा बना रहेगा, क्योंकि वैक्सीन संक्रमण को नहीं रोक सकती है। और इंडिया ने पहले भी, चाहे वो फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव या थर्ड वेव हो, वर्ल्ड के कंपैरिजन में वेल एस्टेब्लिश्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ना होते हुए भी हमने ट्रांसमिशन को मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन जैसे इजीएस्ट टूल से ही जीता है। अभी तक भारत में तीसरी लहर के खात्मे के बाद हटाए गए कोरोना प्रतिबंधों को लागू करने पर जोर नहीं दिया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से XE वेरिएंट ने चीन और ब्रिटेन समेत कई देशों में कहर बरपाया है, उसे देखते हुए भारत को भी सचेत होने की जरूरत है। आज तक ब्यूरो। रूस और यूक्रेन में जारी जंग के बीच दोनों के पड़ोसी देश टर्की की सेना ने भी एक जबरदस्त सैन्य कार्रवाई की है। टर्की की सेना का कहना है कि उसने एयर स्ट्राइक के जरिए अपने टारगेट को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया और उसके सभी ठिकानों को खत्म कर दिया है। ताबड़तोड़ ड्रोन हमलों और टारगेट पर होते भीषण धमाकों की ये तस्वीरें उत्तरी इराक स्थित कुर्द लड़ाकों के सैन्य ठिकानों की हैं। इन्हें अमेरिका और EU 1984 में आतंकी समूह घोषित कर चुके हैं। टर्की ने इन्हीं को पूरी तरह नेस्तनाबूद करने के लिए सैन्य ऑपरेशन क्लॉ लॉक को अंजाम दिया। Uzun sürede yapılan bir hazırlık ve koordinasyonu mütakip dün akşamdan itibaren Pençe çelik operasyonu başlatmış bulunuyoruz. इस हमले में उत्तरी इराक स्थित कुर्द लड़ाकों के ठिकानों को बर्बाद करने में मिली सफलता का ऐलान करते समय टर्की की रक्षा मंत्री ने बेकसूर नागरिकों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखने का दावा किया। लेकिन हकीकत ये है कि 1984 से अब तक ऐसी सैन्य कार्रवाई में 10,000 से अधिक कुर्द लोग मारे गए हैं। इन कार्रवाइयों में कई बार अस्पतालों, स्कूलों और नागरिकों को जान माल का नुकसान हो चुका है। वहीं कुर्द लड़ाकों की तरफ से इस हमले पर अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई। आज तक ब्यूरो। कोरोना संक्रमण की स्थिति में लगातार सुधार के बाद ऑस्ट्रेलिया में तमाम पाबंदियां हटाई जा रही हैं। 2 साल से क्रूज शिप पर लगी पाबंदी को हटा लिया गया है। इसके बाद सोमवार को मशहूर क्रूज शिप पैसिफिक एक्सप्लोरर सिडनी के बंदरगाह पर पहुंच गया तो उसका जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। सिडनी बंदरगाह पर डॉक हो रहे विशाल क्रूज पैसिफिक एक्सप्लोरर और उसके तमाम कर्मचारियों के लिए ये दिन बेहद खास है। इसीलिए अपनी खुशी जाहिर करने के लिए जहाज पर एक विशाल बैनर भी लगाया गया है। यही नहीं, जहाजों को बंदरगाह तक खींचकर लाने वाली छोटी टग बोट के जरिए पैसिफिक एक्सप्लोरर को वाटर कैनन सैल्यूट भी दिया जा रहा है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के किसी पोर्ट पर क्रूज शिप की वापसी 2 साल बाद हो रही है। कोरोना फैलने के साथ ही मार्च 2020 से क्रूज यात्रा पर प्रतिबंध लग गया और तब से ये खड़ा रहा। P&O कंपनी के स्वामित्व वाले इस क्रूज शिप में 924 स्टाफ सदस्य हैं और करीब 2000 लोग इसमें यात्रा कर सकते हैं। For the last 2 years, I have been doing refunds and cancellations and all of those sort of things. So it is just so nice now to be talking about cruising in Australia, because in the last 12 months, my clients have been looking at cruise overseas. So to have ships return here at this very empty overseas passenger terminal, it's super, super exciting. दरअसल मार्च 2020 में रूबी प्रिंसेस नाम के क्रूज पर यात्रा करते समय
कोरोना की चपेट में आए 30 यात्रियों की मृत्यु हो गई थी। यही नहीं, उस समय जो यात्री सिडनी में उतरे उनसे स्थानीय लोग बड़ी तादाद में संक्रमित हो गए थे। इसी के बाद से क्रूज जहाजों के ऑस्ट्रेलिया में डॉक करने पर पाबंदी लगी हुई थी। अब पाबंदी हट जाने से पिछले 2 साल में ऑस्ट्रेलिया के किसी बंदरगाह से क्रूज की ये पहली यात्रा होगी। पैसिफिक एक्सप्लोरर 31 मई को ब्रिस्बेन के लिए रवाना होगा, जिसका तमाम यात्री बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो।